हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ डाउट्स ले रहे हैं जो आपके चार्ल्स लॉ और गे-लुसिक लॉ पे डिपेंड करते हैं। आज सबसे पहला डाउट जो है हमारा वो सैम्पल प्रॉब्लम का है, यानी कि सॉल्व्ड क्वेश्चन का है। एक बार हम पहले इस डाउट को क्लियर करेंगे, उसके बाद अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। एन ओपन वेसल कंटेनिंग 200 mg ऑफ एयर। कोई कंटेनर है, ओपन है, जिसमें कोई हम क्लोज कंटेनर की कंडीशन नहीं लगा रहे, जिसके अंदर मास ऑफ एयर कितना है 200 mg है। कह रहा है कि उस वक्त टेम्परेचर रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वेट % ऑफ एयर वुड बी एक्सपेल्ड इफ द वेसल इज हीटेड अप टू। अब अगर हम उस कंटेनर को गर्म करते हैं, कितना 117 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, तो उसके अंदर कितनी गैस बचेगी? क्या सारी गैस निकल जाएगी या कुछ अमाउंट की निकलेगी? तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या लेना है, हम सबसे पहले सपोज करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वॉल्यूम कितनी है। सपोज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, volume of the gas at 17 डिग्री सेल्सियस इज VmL। ये हमने सपोज किया, क्योंकि अगर हमें वॉल्यूम मालूम चलेगी तभी तो बता पाएंगे ना कि हम कितनी एक्सपेल्ड हुई। मास से हम एक्सपेल्डेशन का सिर्फ मास परसेंटेज बता सकते हैं, लेकिन अगर हमें वॉल्यूम मालूम है तभी हम एक्चुअल में बता पाएंगे कि कितनी वॉल्यूम एक्सपेल्ड हुई, और फिर हम उसका मास परसेंटेज निकालेंगे। फिर कह रहा है कि अब हमारे पास कंडीशंस आ गई। देखो, ये हमारा पहला टेम्परेचर है T1, ये हमारी पहली वॉल्यूम है V1, तो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस रहेंगी T1 हमारा कितना रहेगा 17 डिग्री रहेगा, ठीक है, 17 डिग्री सेल्सियस। इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 17 को हम प्लस करेंगे 273 के साथ, तो 7 तो 3 10 हो गए। अच्छा, यहाँ पर 1 8 और 1 9 हो गए, और 290 केल्विन हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास V1 है, V1 कितना है VmL है। फिर हमारे पास V2 है, V2 जो हमें कैलकुलेट करना है। फिर हमारे पास T2 है, T2 क्वेश्चन में कितना दे रखा है 117 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम क्या करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 7 और 3 10, ठीक है, 7 1 8 और 1 9 और 2 1 3 390 केल्विन, ठीक है। तो हमने टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर लिया। अब इस क्वेश्चन को हमें इसी एक ही स्लॉट में करना है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। अब मैं कौन सा लॉ अप्लाई करूँगी, अप्लाई यहाँ पर देखो क्या चीज़ कांस्टेंट है, प्रेशर का कोई जिक्र नहीं है, तो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया चार्ल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ मैंने लगाया, V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। यहाँ से मैं कौन सी वैल्यू निकालूंगी, V2 की निकालूंगी। मुझे यहाँ मिलेगा V1 इंटू में T2 अपॉन में T1, ठीक है। V1 अपॉन में T, तो ये हमारे पास जो भी आएगा देखिएगा, T1 कितना है 290 है, और हमारे पास V1 कितना है V है, और हमारे पास ये कितना है 390 V है। इसको पूरे को सॉल्व करूंगी, मुझे आंसर मिलेगा 134 V2। ये V की टर्म में आंसर आया है, ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ, ये V की टर्म में आया है, इतना ध्यान रखना। ये तो बिल्कुल सिंपल सिस्टम था कि भाई चार्ल्स लॉ से हमें V यानी कि वॉल्यूम फाइनली मालूम चल गई। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि मास ऑफ 200, या फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप ऐसे लिखोगे मास ऑफ गैस, मास ऑफ 1.34 वॉल्यूम ऑफ गैस एट 117 डिग्री, 117 डिग्री यानी कि फाइनल के बाद भी कितना है 200 mg। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इन्होंने एक्सपेल्ड पूछा है, तो V2 और V1 दोनों माइनस होने चाहिए। तो हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम आएगी वो कितने में से आएगी, 1 में से, V में से माइनस होगी, तो V1 है 1.34, V माइनस कीजिए, कितना आंसर बचा 0.34 V। तो एक्सपेल्ड वॉल्यूम हमारे पास 0.34 वॉल्यूम रहेगी, क्योंकि V जो है वो 1 है, 1 में से हमने फाइनल वॉल्यूम को माइनस किया। दिस इज एक्सपेल्ड वैल्यू, इसको भी ध्यान रखना है कि ये एक्सपेल्ड वॉल्यूम है, ठीक है, एक्सपेल्ड वॉल्यूम है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, मास ऑफ 1.34 वॉल्यूम ऑफ द गैस इतना है, तो 0.34 कितना होगा। अगर 1.34 वॉल्यूम के लिए मास 200 mg है, तो 0.34 के लिए कितना होगा। अब 0.34 के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम करेंगे मास ऑफ 0.34 वॉल्यूम ऑफ गैस, जो हमें नहीं पता वही तो निकालना है। हमने क्या किया 200 mg, 200 अपॉन में 1.34 इंटू में 0.34। अब ये जो कुछ भी आएगा ये भी क्या होगा हमारा मास, क्योंकि इसके पीछे भी ml है, इसके पीछे भी ml है, V है, दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हमारा मास है। अब इस मास को हम सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 68 आ गया,
डिवाइड किया 1.34 से, इसको सॉल्व किया, आ गया 50.74 mg। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। अच्छा, अब हमारे पास यहां तक तो हमें समझ में आ गया। फिर कह रहा है व्हाट वेट परसेंट। अब आपको निकालनी है वेट परसेंट, यानी कि मास परसेंट। आप मास परसेंट कैसे निकालते हो? मास परसेंट का मतलब होता है गिवन मास, जो मास आपने निकाला है, या ऐसे बोल दो कैलकुलेटेड मास अपॉन में गिवन मास इनटू में 100। ये फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज का, भाई कैलकुलेटेड मास अपॉन में गिवन मास। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आप क्या करोगे, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब करूँगी, थोड़ा सा इसको अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो प्लीज़ इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं यहाँ से थोड़ा सा रब करूँगी ताकि मैं इसको यहाँ लिख सकूँ। ठीक है, अब कह रहा है कि कैलकुलेटेड मास और गिवन मास आपके सामने है। कैलकुलेटेड मास कौन सा है? 50.74। गिवन मास कितना है? 200 mg, यही दे रखा है ना, और हमें ये निकालना है। तो मास परसेंटेज कितनी होगी? मास परसेंटेज होगी 50.74 ओवर 200 इंटू में 100। ठीक है, यहां से हम सॉल्व करेंगे, इसको 2 से डिवाइड किया, 25.343235 के लगभग आएगा, एंड दिस इज योर द वैल्यू 25.35 mg जो है ये आपका आंसर होगा, और ये हमारा मास परसेंटेज होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? मास परसेंटेज। आई होप ये क्वेश्चन आ गया होगा, और अगर किसी बच्चे ने पहले वाला नोट नहीं किया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके वो नोट कर लेंगे प्लीज, और अगर नहीं समझ में आया है तो फिर देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम चार्ल्स लॉ लगाकर इनिशियल और फाइनल कंडीशन से वी की टर्म में वॉल्यूम निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे एक्सपेल्ड वॉल्यूम जो कि इनिशियल और फाइनल के माइनस होने पर होती है, क्योंकि पहली वाली वॉल्यूम से निकलने के बाद ही आखिरी वॉल्यूम बचती है। फिर कह रहा है कि अगर आपको मास दिया गया है इतनी वॉल्यूम के लिए इतना, तो इतनी वॉल्यूम के लिए कितना मास होना चाहिए वो हमें कैलकुलेट करना है। मास निकालने के बाद हमें मास परसेंटेज निकालनी है। मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कैलकुलेटेड मास ओवर गिवन मास इनटू में 100। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हम गिवन मास, जो मास परसेंटेज है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। राइट डाउन कर लीजिए। बेटा आपकी बुक प्रदीप पब्लिकेशंस की बुक के मैं अनसॉल्व्ड के जो डाउट हैं वो ले रही हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 4 है पेज नंबर 5/19 पे, जो पुरानी बुक है उसमें 5/19 पे मिलेगा, नई बुक में आपको 5/20-21 पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम अ वेसल कंटेनिंग 400 सेंटीमीटर क्यूबिक। प्लीज आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, अगर बुक नहीं है तो भी क्वेश्चन को सुनिए। The what volume of air will be expelled from a vessel containing 400 centimeter cubic at 7 degrees Celsius when it is heated to 27 degrees Celsius at the same pressure। यानी कि प्रेशर केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट किया गया है। ये अनसॉल्व्ड का क्वेश्चन नंबर 4 है, अनसॉल्व्ड का क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि आप कितनी हवा निकालेंगे, कितनी वॉल्यूम ऑफ द एयर निकालेंगे किसी कंटेनर से अगर उसकी पहली वॉल्यूम है 400 सेंटीमीटर क्यूबिक और पहला ही टेम्परेचर है 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर कह रहा है कि अगर हम उस टेम्परेचर को बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें? 27 डिग्री सेल्सियस। तो आप बताइए जो एक्सपेल्ड वॉल्यूम है वो कितनी होगी। आपको एक्सपेल्ड वॉल्यूम के लिए, एक्सपेंशन के लिए क्या करना है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास V2 नहीं है, हमें सबसे पहले V2 कैलकुलेट करना है। ये मैंने यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दिया केल्विन में, मैंने इसको भी कन्वर्ट कर दिया केल्विन में, हालांकि मुझे जो जवाब चाहिए वो केल्विन में एक्सपेल्ड ही चाहिए। देखते हैं, 7 प्लस किया तो मेरे पास कितना आ गया? 7280 केल्विन। ठीक है, 27 प्लस किया तो कितना आ गया मेरे पास? 0, 7 और 2 9 और 1 10 और 300 केल्विन। अच्छा, अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं कौन सा लॉ अप्लाई करूंगी? अप्लाई चार्ल्स लॉ। मैं यहाँ पर चार्ल्स लॉ लगाती हूँ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। ठीक है, मेरे पास V1 भी है, T1 भी है, V2 नहीं है। अब इसके लिए वैल्यू निकालनी है। V1 है मेरे पास 400, T1 है मेरे पास 280, V2 मुझे कैलकुलेट करना है, T2 है मेरे पास 300 केल्विन। V2 को मैं इधर लेकर आऊंगी, बाकी चीजें क्या रखूंगी? ऐसे रख लूंगी
400 इंटू में 300 ओवर 280। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 428.6। ठीक है, V2 की निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, यहां से मुझे आंसर मिल गया। अब ये जो आंसर है ये एक्चुअल में वॉल्यूम है लेकिन एक्सपेल्ड नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि एक्सपेल्ड वॉल्यूम कितनी होगी। एक्सपेल्ड जो वॉल्यूम होगी, एक्सपेल्ड वॉल्यूम क्या होगी बेटा कि ज़्यादा में से कम को माइनस करना। ये वॉल्यूम ज़्यादा है और ये वॉल्यूम कम है, तो 428.6 में से जो कम वॉल्यूम है उसको मैं क्या कर दूंगी माइनस, तो मेरे पास एक्सपेल्ड वॉल्यूम आएगी 28.6 सेंटीमीटर क्यूबिक। और ये मेरा आंसर है। एक्सपेल्ड ही पूछा है तो हमेशा आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। फाइनल में से इनिशियल माइनस करने से ही आपको एक्सपेल्ड वैल्यू मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे, एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलो इसी पेज पर जो नेक्स्ट अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, एक बार इसको भी देखते हैं। It is a desire to increase the volume of a gas by 20% without changing the pressure. ऐसी उम्मीद की गई है कि आप किसी गैस की वॉल्यूम बढ़ाएंगे, वो भी कितना 20%, उसके प्रेशर को चेंज किए बिना। To what temperature the gas must be heated in if the initial pressure of the gas is 27 degrees Celsius. अगर इनिशियल प्रेशर 27 है तो एक्सपेल्ड या एक्सपेंशन 20% वॉल्यूम एक्सपेंशन के बाद उसका नया टेम्परेचर क्या होगा। प्रेशर कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तो लॉ एप्लीकेबल सेम रहेगा। सिर्फ जो चीज देखने लायक है वो है कि यहाँ पर हम इंक्रीज इन परसेंटेज कर रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज इन परसेंटेज का मतलब कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे सपोज द इनिशियल वॉल्यूम कितनी है। सपोज द इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू V सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, ये इनिशियल वॉल्यूम है। अब हम कहेंगे एक्सपेंशन। आई होप एक्सपेंशन की ही बात हो रही है। इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रही है, 20% इंक्रीज हो रही है। 20% का मतलब होता है 20/100। ठीक है, 20/100 वो भी किसके इंक्रीज हो रही है, V का इंक्रीज हो रही है। तो 20/100 V का इंक्रीज हो रही है, तो कितना आंसर आया, 0 से 0 कट गया, आपके पास आंसर आया 0.2 V, यानी कि ये भी आपकी वॉल्यूम आ गई। ये तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आनी चाहिए, लेकिन ये फाइनल वॉल्यूम नहीं है। रिमेंबर दैट, सिर्फ जितना इंक्रीज हुआ है वो वैल्यू है। तो हम फाइनल वॉल्यूम किसको कहेंगे, फाइनल वॉल्यूम जो होगी वो हमारे इनिशियल और इंक्रीज दोनों को मिलाकर होगी। तो V प्लस में 0.2 V हमारे पास फाइनल है, दैट इज 1.2 V। ये हमारी फाइनल वॉल्यूम। नाउ T1 यानी कि इनिशियल टेम्परेचर, आई होप T1 इज 27 डिग्री सेल्सियस है आपके पास। डिग्री सेल्सियस है तो इसको केल्विन में चेंज करेंगे। 27 को केल्विन में चेंज किया तो आई होप 300 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे इस पे चार्ल्स लॉ लगाने के बाद हमारे पास क्या रिलेशन आता है, जब प्रेशर क्या रह जाएगा कांस्टेंट, V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। जो चीज हमें कैलकुलेट करनी है, कौन कैलकुलेट करना है, T2 कैलकुलेट करना है। बाकी चीजों को रीअरेंज कर दीजिए। T1 यहाँ चला जाएगा, V2 इंटू में T1 ओवर V1। ठीक है, अब इन चीजों की वैल्यू रख लेंगे। V2 कितना है, 1.2 वोल्ट है, सॉरी 2 वॉल्यूम है। T1 कितना है, 300 है, और हमारे पास V कितना है, V से V कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 360 आ जाएगा हमारे पास, 360 केल्विन। लेकिन हमारा जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में पूछा गया है, तो हम क्या कहेंगे, द एक्चुअल टेम्परेचर इंक्रीज्ड वाज, द एक्चुअल टेम्परेचर क्या बोला जाएगा, एक्चुअल टेम्परेचर क्या बोला जाएगा, 360 माइनस 273 केल्विन। इसको माइनस करेंगे 10 3 7 8 87 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस में आपका आंसर आ गया। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा गया है तो डिग्री सेल्सियस में देना है, केल्विन में ही पूछा गया है तो केल्विन में ही देना है। इस क्वेश्चन में मेन जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो इंक्रीज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम V है तो उसके अंदर कितना इंक्रीज हुआ है, 20%। किसका इंक्रीज हुआ है, V का, यानी कि वॉल्यूम का। फिर उसके बाद आपको फाइनल वॉल्यूम लेकर सेम जो चार्ल्स लॉ है वो अप्लाई करना है। ओके, आई होप आपको आ गया।
और आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए बेटा, आफ्टर दीज डाउट्स वी जस्ट कवर दी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए आइडियल आप किसको मानते हैं? जैसे कोई कहता है ना कि आप उसको अपना आइडियल मानते हैं। आइडियल का मतलब क्या होता है कि आप उस जैसा बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी गैसेस के लिए क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहना चाह रही है? आइडियल गैस इक्वेशन कहना चाह रही है कि सभी गैसेस एक जैसी हो जाएं। क्या ऐसा पॉसिबल है? रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी गैस ऐसी नहीं है जो हमारी मर्जी से चलती हो, हमारी मर्जी से काम करती हो। लेकिन कुछ नियम हैं जो अभी हमने पढ़े, जिनको गैस लॉज हमने नाम दिया। कुछ नियम हैं जिनके ऊपर वो बंध जाती है और बंध कर बिल्कुल वैसा ही काम करेगी जैसा हम चाहते हैं या वो नियम चाहते हैं। तो सभी गैसेस तो फिर उसका मतलब वो एक नियम के तहत ही चलेंगी। तो सभी गैसेस को आइडियल बनाया जाता है, सभी गैसेस आइडियल नहीं होती। और उन गैसेस को आइडियल जब बनाएंगे तो उनकी रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें एक गैस इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, और ये गैस इक्वेशन वही गैस इक्वेशन है। इसका दूसरा नाम कंबाइंड गैस लॉ है। मतलब ये सभी गैसेस लॉज का एक कॉम्बिनेशन है। अब है क्या, देखते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? अ गैस विच ओबे, कह रहा है कि एक गैस है विच ओबे all gases law under the all conditions of temperature and pressure. A gas which obey all gases law under the all conditions of temperature and pressure called ideal gas. उस गैस को हम आइडियल गैस कहेंगे। ठीक है। It is the combination of gas laws like such as Boyle's law, Charles' law and Avogadro's law। ये एक्चुअल में ये जो लॉ है, जो नियम है, ये एक्चुअल में जो है कॉम्बिनेशन है इन सब का, लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। दिस इज द कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन इकट्ठा है, मतलब इसका कॉम्बिनेशन बनाया गया है, तभी इसको कंबाइंड गैस लॉ नाम दिया गया। कॉम्बिनेशन कैसे है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमें क्या कहता है? आप इसको को याद रखिएगा क्योंकि हम ये बातें पहले पढ़ चुके हैं। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? याद कीजिए, बॉयल्स लॉ ने क्या कहा था कि प्रेशर कांस्टेंट करना है, वॉल्यूम कांस्टेंट करनी है। क्या कांस्टेंट करना है? बॉयल्स लॉ ने कहा था टेम्परेचर को कांस्टेंट करके देखिए। टेम्परेचर को कांस्टेंट करके देखेंगे तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल जा रही है? वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल जा रही है? प्रेशर के। ये बॉयल्स लॉ था। आप इसको याद रखना, क्योंकि याद रखे बिना हम कैसे कंबाइंड गैस लॉ करेंगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सेकंड में देखिए, इसको बिल्कुल याद रखेंगे। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ ने क्या कहा था कि क्या कांस्टेंट करना है? चार्ल्स लॉ ने कहा था कि प्रेशर को कांस्टेंट कर दीजिए। प्रेशर को कांस्टेंट करते ही उसने क्या रिलेशन दिया था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बेटा लॉज में यही तो याद रखने वाली चीजें हैं, और हमें क्या यहाँ पर कहानी थोड़ी ना पढ़नी है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। हमारा थर्ड लॉ था एवोगैड्रो लॉ। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ
अब एवोगैड्रो लॉ को भी रिमेम्बराइज कीजिए, क्या कह रहा था कि अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया जाए, प्रेशर भी कांस्टेंट कर दिया जाए, तो जो वॉल्यूम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वॉल्यूम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई होप अब याद आ गए होंगे कि हमने ये 3 लॉ पहले किए हैं और तीनों लॉ में किसके रिलेशन में हम बात कर रहे हैं। हमने देखो सबके वॉल्यूम के रिलेशन में हमने बात की, ठीक है। वॉल्यूम हमारे बॉयल्स लॉ में इनवर्सली है प्रेशर के, चार्ल्स लॉ में डायरेक्टली है टेम्परेचर के, और एवोगैड्रो लॉ में डायरेक्टली है नंबर ऑफ मोल्स के, ठीक है। अब हम इन तीनों को इकट्ठा करते हैं बाय कंबाइनिंग ऑल दीज इक्वेशंस। एक बार इसको लिख लीजिए ताकि मैं इसको साफ करके फिर आपके ये तीनों लॉज इकट्ठे करूं। एक बार लिख लीजिए। अभी जो आपने 3 अलग अलग इक्वेशन लिखी, इनको इकट्ठा करते हैं बाय कंबाइनिंग ऑल 3 इक्वेशंस। जो अभी इक्वेशंस लिखी इन तीनों को जोड़ देते हैं। तीनों के तीनों किसके प्रोपोर्शनल है जरा देखेंगे, वॉल्यूम के। वॉल्यूम के इनवर्सली कौन है? प्रेशर है। डायरेक्टली कौन है? टेम्परेचर है। और डायरेक्टली कौन है? नंबर ऑफ मोल्स है। ये सभी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। सबको अगर इकट्ठा कर दे तो T NT/P हो सकता है। हो गया ना? ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? देखिए मैंने वॉल्यूम को इनवर्सली रखा 1/P के, डायरेक्टली रखा टेम्परेचर के, एंड डायरेक्टली रखा नंबर ऑफ मोल के। ये बात कहाँ से आई? जो अभी अभी हमने 3 इक्वेशंस की थी वहां से, क्योंकि सबके सब किसके प्रोपोर्शनल चल रहे थे? वॉल्यूम के। अगर मैं इन सभी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इकट्ठा रखती हूँ तो क्या मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ कि NT ऊपर आएगा, P नीचे आएगा। हो गया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मुझे हटाना है। मैंने इसको हटाकर इसकी जगह लिखा R इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट वैल्यू है NT/P, ठीक है। अभी बताऊंगी मैं ये क्या क्या चीजें हैं। इसको मैंने रीअरेंज करके ऐसे लिखा NRT/P, ठीक है। तो मेरी जो नई इक्वेशन आ रही है वो आई है NRT/P, और इसको मैं थोड़ा सा और रीअरेंज कर देती हूँ, तो इस P को मैं यहाँ ले आऊँ, इस P को मैं यहाँ लेके आती हूँ, तो PV इज इक्वल टू NRT। ये हो गई मेरी आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। आपको इसी तरीके से याद करना है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन क्या क्या है। प्रेशर P यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है? प्रेशर ऑफ गैस, जो गैस वहां पर प्रेजेंट होगी उसके प्रेशर को। V यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। T यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर हम हमेशा कौन सा लेंगे? टेम्परेचर इन केल्विन। हम टेम्परेचर यहाँ केल्विन में ले रहे हैं। N यहाँ क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। N यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हैं, ठीक है। और बेटा जो R है, दिस इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो होती तो फिक्स है, लेकिन डिपेंड करती है यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर और प्रेशर की यूनिट्स के कारण R की वैल्यू क्या होगी मैं अभी लिखवाती हूं, आप इसको एक बार लिख लीजिए। देखो बेटा R की वैल्यू अगर हमारे पास जूल और केल्विन में, जूल में अगर हमें मिला हुआ है प्रेशर तो हम वैल्यू रखेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, ये कोई कुछ नहीं है कि आप इसको माइनस समझे। यहाँ पर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, यानी कि प्रेशर के लिए वैल्यूज जो हैं वो बदल रही हैं। लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, ये पर केल्विन है, पर केल्विन ध्यान रहेगा, पर केल्विन पर मोल। तो बेटा ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की वैल्यूज। अब कह रहे हैं कि अगर हम N और R को कांस्टेंट वैल्यू मानते हैं, क्योंकि N अगर सिमिलर कंडीशंस के लिए बात की जाए तो N का अमाउंट फिक्स होता है, क्योंकि ये सभी लॉ तभी काम करेंगे जब N का अमाउंट यानी कि गैस का अमाउंट क्या रहेगा? फिक्स। तो N और R यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो N और R अगर कांस्टेंट वैल्यूज हैं तो देखिएगा हमने क्या लिखा था? PV इज इक्वल टू NRT लिखा था, ऐसे लिखा था ना, अभी पीछे आइडियल गैस पढ़ी। अगर मैं इसको PV अपॉन में T यहाँ कर दूं तो यहाँ कौन रह गया? NR, और दोनों NR क्या हैं? कांस्टेंट वैल्यू है,
NR क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं PV अपॉन में T इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के लिए आ गया। अब जैसे हमारे लॉज में इनिशियल और फाइनल कंडीशंस चल रही थी, वैसे ही हमारी आइडियल गैस इक्वेशन भी इनिशियल में कुछ और फाइनल में कुछ होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर सभी कंडीशंस मिल गई आपको सभी वेरिएबल एक ही साथ मिल गए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल। अगर इनकी इनिशियल और फाइनल कंडीशंस हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन लगेगी। अब इसके बाद हमें इनिशियल और फाइनल कंडीशंस चेक करनी है, एक बार लिख लीजिए इसको। अब जैसे हमारी गैसेस इनिशियल और फाइनल कंडीशन में होती हैं, वैसे ही हमारी कंबाइंड गैस लॉ भी हो सकता है। इफ P1, V1 and T1 are initial pressure, volume and temperature respectively, they change to P2, V2 and T2 after some conditions applied. After some conditions applied, then the ideal gas equation becomes क्या बन जाएगी, आइडियल गैस इक्वेशन क्या बन जाएगी, P1 V1 बाई T1, और यहां पर कांस्टेंट, क्योंकि अभी पीछे हमने किया था N और R कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, P2 V2 बाई T2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट बन गया कि नहीं बन गया। और अगर मैं इन दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू को इक्वेट करूं तो इन दोनों से मुझे क्या मिलेगा, P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे हम और गैसेस लॉ किसी सिमिलर कंडीशन में, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में अप्लाई कर रहे थे, यहाँ तो सभी कंडीशंस खुल गई हमारे लिए, प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर भी है, नंबर ऑफ मोल भी है, गैस कांस्टेंट भी है। तो ये है आइडियल गैस इक्वेशन जब हमें इनिशियल और फाइनल कंडीशंस के बीच में सम अप करना है, बीच में कंपेयर करना है, तो इसको भी आइडियल गैस इक्वेशन ही कहेंगे और मोस्टली न्यूमेरिकल्स में ये भी इस्तेमाल होगी। You rememberize that PV is equal to nRT and this equation both are used in a numerical and widely used ideal gas equations. Very important this topic. अब इसी टॉपिक में हम इसके PV का रिलेशन यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन का रिलेशन डेंसिटी से करने वाले हैं। एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब देखेंगे बेटा आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन in terms of डेंसिटी की टर्म में आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, या यूं समझ लीजिए रिलेशन बिटवीन, आप ये भी कह सकते हो रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी, मोलर मास और डेंसिटी के बीच में रिलेशन। ये भी दो बातें हैं जो हमें समझनी है। हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम अकॉर्डिंग टू PV एंड RT, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। अब कह रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं N क्या होता है, मास बाई मोलर मास होता, आप यहां पर मास भी लिख सकते हो, W भी लिख सकते हो, इट डजंट मैटर। नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास होता है ना, ये तो आप जानते हो। अगर ये वैल्यू मैं यहां रख दूं, पुट द वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे यहां पर हम, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो मुझे क्या मिलेगा, PV इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास RT। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में अब मैं क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप में कर रही हूँ मैं रीअरेंज, दिस मोलर मास एंड दिस वॉल्यूम आर रीअरेंज्ड। PM मोलर मास को यहां ले गई, मास बाई वॉल्यूम RT। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये मास बाई जो वॉल्यूम है ये कुछ होता है, क्या होता है, डेंसिटी होती है। मास बाई वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी होती है कि नहीं होती है? तो क्या मैं इस मास बाई वॉल्यूम की जगह ये डेंसिटी रख दूं? तो मैंने रखा PM इज इक्वल टू DRT। ठीक है, DRT मैंने रख दिया। हम रिलेशन किसके किसके बीच का कर रहे हैं, मोलर मास और डेंसिटी के बीच का। मुझे डेंसिटी और मोलर मास के बीच का रिलेशन चाहिए और मुझे बाकी वैल्यूज क्या चाहिए, कांस्टेंट। मैंने मोलर मास को यहाँ छोड़ दिया, DRT बाई P। ठीक है, DRT भी बाई P, ये रिलेशन हो गया बेटा मोलर मास और डेंसिटी के बीच का। और ये वाइडली यूज्ड होते हैं जब आप अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो प्लीज बी केयरफुल, आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अपना मोलर मास और डेंसिटी। अगर मुझे डेंसिटी कैलकुलेट करनी हो तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे डेंसिटी कैलकुलेट करनी हो, सपोज मुझे डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहाँ पर इसको रखूंगी, इधर ले आऊंगी ना, इनको दोनों मल्टीप्लाई में है, क्या होंगे, आकर डिवाइड में हो जाएंगे। PM बाई RT हो गया ना, PM बाई RT। तो अगर मुझे डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो मेरे पास ये रिलेशन होगा, मुझे मोलर मास कैलकुलेट करना है तो मेरे पास ये रिलेशन होगा। आई होप अगर हमें कोई न्यूमेरिकल ऐसा देखने को मिलता है तो हम किसी प्रकार की प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे और हम आराम से कोई भी न्यूमेरिकल कर पाएंगे। अच्छा, M यहाँ पर क्या है, मोलर मास है, D यहाँ पर क्या है, डेंसिटी। मैं लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। M यहाँ पर मोलर मास है, D यहाँ पर डेंसिटी है, T यहाँ पर टेम्परेचर है। ये सब चीजें आपको क्वेश्चंस में गिवन होंगी, सो इट डजंट मैटर कि आपको ये लर्न करनी है। R यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, R यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, और P यहाँ पर प्रेशर ऑफ गैस है। और रिलेशन आपको समझ में आ गया है। आई होप आप अच्छे से समझ गए हैं कैसे आइडियल गैस इक्वेशन हमें डिराइव करनी है और कैसे हम उनका रिलेशन करना है, कैसे हम उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी डेरिवेशन की फॉर्म में भी ये 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, नहीं तो न्यूमेरिकल्स तो इसके ऊपर हैं ही हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात भी नहीं है। हम न्यूमेरिकल्स डील करेंगे। इसको राइट डाउन कर लीजिए।